साथियों, आप सभी का विजय की प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनेस्को IOC सुनामी तैयारी मान्यता के संदर्भ में। तो चूंकि यह आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक है, तो यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने आपदा प्रबंधन में एक और उपलब्धि हासिल की है और राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यूनेस्को IOC ने उड़ीसा के दो समुदायों, कौन कौन से, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, इन दोनों समुदायों को सुनामी तैयारी समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो याद रखिए, ये दोनों समुदाय कहाँ संबंधित हैं? वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, उड़ीसा से। अब ये सुनामी तैयारी होती क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सुनामी तैयारी एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, इंग्लिश में कहें तो इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफी कमीशन या IOC द्वारा सार्वजनिक सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से सुनामी तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अब इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य यह सुनामी आपातकाल स्थितियों के लिए जो तटीय समुदाय हैं उनकी तैयारियों में सुधार लाना, जिससे कि यदि सुनामी आती है तो उससे जो होने वाला जान माल का नुकसान है वो कम से कम हो। तथा दूसरा, जीवन और संपत्ति को नुकसान कम करना। तीसरा, सामुदायिक तैयारी में एक संरचनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना। अब हम लोग अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC या इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यह यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यूनेस्को IOC की स्थापना जो है वर्ष 1960 में यूनेस्को के कार्यकारी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। तो याद रखिए, स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। तथा यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री विज्ञान के प्रति समर्पित एक प्रमुख संगठन, अर्थात यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी है। और इस आयोग का उद्देश्य समुद्र और तटीय क्षेत्रों की प्रकृति और संसाधनों के बारे में शोध करने तथा प्रबंधन के सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान सेवाओं और क्षमता निर्माण में कार्यक्रमों का जो विभिन्न कार्यक्रम है उनका समन्वय करना है। इसके अलावा IOC को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, या इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, या शॉर्ट में अंक्लास कहते हैं, इसके द्वारा समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान और स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा है पाकिस्तान के नए मानचित्र के संदर्भ में। तो यह जो टॉपिक है आपका GS के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित है। तो संदर्भ की बात कर लेते हैं। हुआ क्या है? हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया गया है। इस पाकिस्तान द्वारा जो नए मानचित्र का अनावरण किया गया है, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक तथा जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग दर्शाया गया है। तो पहली चीज़ कि ये 4 स्थानों के नाम याद रखिएगा कि किनको पाकिस्तान का भाग दर्शाया गया है: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को। तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि यह नया मानचित्र जो है उनके देश की जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, भारत द्वारा इस पर प्रतिक्रिया की जाएगी। तो भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भारत ने इस मानचित्र को बेवकूफ़ी की कवायद बताते हुए खारिज कर दिया तथा कहा कि इस प्रकार के हास्यास्पद दावों को ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है इसकी। तथा भारत ने साथ में यह भी कहा कि इस प्रकार के मानचित्र के जारी करने से पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय सीमा के विस्तार की सनक का भी पुष्टि होती है, मतलब उसकी विस्तारवादी मानसिकता प्रदर्शित होती है, जिसे वह सीमा पार आतंकवाद की सहायता से पूरा करने की मंशा रखता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि यह मानचित्र जारी कब किया गया है, इसका समय क्या है मानचित्र जारी करने का। तो इस मानचित्र को भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने तथा राज्य को 2 संसदीय प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने की जो वर्षगांठ थी 5 अगस्त 2020 को, उसके एक दिन पूर्व अर्थात 4 अगस्त को जारी किया गया है। तथा
भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष 2 नवंबर को एक मानचित्र जारी किया गया था जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग तथा गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख का भाग दिखाया गया है। तो पाकिस्तान का यह कदम जो है भारत के मानचित्र के जवाब में उठाया गया प्रतीत होता है। अब देख लेते हैं कि ये सर क्रीक कहाँ पर है जिसको लेकर के विवाद है। तो सर क्रीक जो है यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। आप इसको मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये आपकी सर क्रीक है, यहीं पर इसको लेकर के विवाद है। इसके अलावा 2 यहीं पे और क्रीक हैं, उसको भी याद रखिएगा, खजहर क्रीक और इधर आपका है कोरी क्रीक। तो इस जलधारा को मूल रूप से बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो धारा है इसे बाण गंगा के नाम जाना जाता है। बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, सर क्रीक रख दिया गया। तो सर क्रीक की यह धारा जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र से पाकिस्तान के सिंध प्रांत को विभाजित करती हुई इसको विभाजित करते हुए अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आपका इधर कच्छ वाला इलाका है गुजरात का और इधर पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका है, इसी को यह जो है विभाजित करती है। तो इसी को लेकर के, इसके सीमा के निर्धारण को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। जैसे कि भारत के द्वारा जो है ये कहा जाता है कि ये इलाका यहाँ तक, ये सीमा बाउंड्री ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, जबकि पाकिस्तान के अनुसार यहाँ से होकर के ये यहाँ तक का अपना कब्जा बताता है। तो ये पूरा जो इलाका है ये डिस्प्यूटेड है। अब आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं जो संबंधित विवाद है उसके बारे में। तो सर क्रीक रेखा विवाद जो है वस्तुतः कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या में निहित है। पाकिस्तान जो इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि सीमा रेखा इस क्षेत्र के मध्य से गुजरनी चाहिए। भारत अपने समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में वर्णित थालवेग सिद्धांत, थालवेग डॉक्ट्रिन का हवाला देता है। इस डॉक्ट्रिन या सिद्धांत में कहा गया है कि किसी जल निकाय के नौगम्य होने पर, नौगम्य मतलब जिसमें जलयान वगैरह चल सकता है, तो नौगम्य होने पर 2 राज्यों के मध्य सीमा को नदी की धारा के बीच विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा विवाद जो पाकिस्तान ने अपने मैप में दिखा दिया है वो है जूनागढ़ को लेकर के। तो जूनागढ़ विवाद क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जूनागढ़ विवाद के बारे में क्या बात है। तो जूनागढ़ जो है ये गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित है तथा यह काठियावाड़ क्षेत्र का एक हिस्सा था। इसके बारे में बात करने से पहले जूनागढ़ रियासत के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब देश आज़ाद होता है, तो जब देश आज़ाद होता है तो उस समय 552 कितने 552 देसी रियासतें जो है ये भारत की भौगोलिक सीमा में थी तथा इसमें से 549 जो है ये 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में शामिल हो गए और बची हुई 3 रियासतें कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 20 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए तथा संधि या विलय की जो पुष्टि होती है वो कश्मीर संविधान सभा द्वारा नवंबर 1956 में की गई। इसी प्रकार जूनागढ़ में क्या होता है, जूनागढ़ का जो शासक था सर मोहम्मद खान वो पाकिस्तान भाग गया, मगर वहाँ जो है जन्म संग्रह हुआ और जूनागढ़ को 31 दिसंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। इसी प्रकार से हैदराबाद के बारे में क्या हुआ था, आज़ादी के समय हैदराबाद रियासत के निजाम थे उस्मान अली खान, जिन्होंने आज़ादी के बाद स्टैंड स्टिल की नीति अपनाई, मतलब कि हम किसी में नहीं मिलेंगे। तो 13 सितंबर 1948 को निजाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तथा 18 सितंबर 1948 को निजाम का आत्मसमर्पण होता है। इस प्रकार से इन तीनों को भारत में मिला लिया गया। तो हम लोग थोड़ा सा जूनागढ़ के बारे में विशेष थोड़ा देख लेते हैं। तो जूनागढ़ रियासत ने विभाजन के समय 1947 में भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसे 1948 में जनमत संग्रह के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। शामिल होने का निर्णय लिया मतलब वहाँ की जनता ने शामिल होने का निर्णय लिया, वहाँ का नवाब नहीं। तो जिसे उस समय पाकिस्तान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया इस जनमत संग्रह को। तो सरदार पटेल ने 1 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में क्या हुआ, भारतीय सेना भेज दी। इसके बाद उसी साल दिसंबर में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया। इस प्रकार जूनागढ़ जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो यहाँ पर जो है आर्मी की कार्रवाई की गई थी,
और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई थी। तथा यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा या इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL को सीमांकित नहीं किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर विवाद होता रहता है। अब लद्दाख को भी पाकिस्तान द्वारा अपने मैप में दिखाया गया है। तो लद्दाख में एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लें। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पहले लद्दाख क्या था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और यह जो सियाचिन ग्लेशियर है दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में मतलब जो पोल्स हैं या जो पोलर एरिया हैं उसके अलावा, पोल्स में तो इससे ही बड़े बड़े जो हैं आपको ग्लेशियर मिल जाएंगे, परंतु पोल्स के अलावा गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में ये दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और यह स्थित कहाँ है, तो यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि पॉइंट NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है। तो याद रखिएगा यह पूर्वी या काराकोरम श्रेणी से संबंधित है, इसमें स्थित है। और यह जो आपका उस पर स्थित पॉइंट है NJ 9842 इसके उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तारों में लिथियम उत्पादन के बारे में या प्रोडक्शन ऑफ लिथियम इन स्टार्स। तो चूंकि यह साइंस एंड टेक से संबंधित टॉपिक है, तो यह आपका GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत यह उसके साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा। तो संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा तारों में लिथियम उत्पादन संबंधी एक 40 वर्षों से अनसुलझी जो पहेली थी उसका समाधान प्रदान किया है। तो ये पहेली क्या थी, तारों में लिथियम उत्पादन संबंधी जो पहेली थी उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज के सर्वश्रेष्ठ मॉडलों पर आधारित वर्तमान समझ के अनुसार सूर्य जैसे तारों में लिथियम उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाता है, तथा फैक्ट के रूप में यह होता है कि सूर्य और पृथ्वी में सभी तत्वों की संरचना जो होती है समान है, लेकिन सूर्य में लिथियम की मात्रा जो है पृथ्वी की तुलना में 100 गुनी कम होती है। हालांकि दोनों का निर्माण क्या है, एक साथ हुआ था। इसके यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन भी है, मतलब विरोधाभास के रूप में कुछ तारे जो होते हैं वो लिथियम समृद्ध भी पाए गए हैं। जहाँ सूर्य जैसे तारों में लिथियम की कमी पाई जाती है आगे चल करके, वहीं कुछ तारों में लिथियम समृद्ध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक पहेली उत्पन्न हुई कि यदि तारे लिथियम का उत्पादन नहीं करते हैं तो कुछ तारे लिथियम समृद्ध कैसे हो सकते हैं। अब तक जो है ग्रह परिग्रहण सिद्धांत, प्लैनेट इंकुलमेंट थ्योरी जो है यह मान्यता प्राप्त सिद्धांत है इसके संदर्भ में। अब जो नवीनतम निष्कर्ष है उस नवीनतम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो शोधकर्ताओं के अनुसार जब तारे अपनी रेड जाइंट अवस्था से आगे विकसित होकर के रेड क्लम्प जाइंट इसके रूप में पहुंचते हैं, इस अवस्था में आते हैं, तो इस अवस्था में तारे जो होते हैं वो लिथियम का निर्माण करते हैं, जिसे हीलियम फ्लैश के रूप में जाना जाता है, और यही तारों को लिथियम समृद्ध बनाता है। और यह जो अध्ययन अभी नवीनतम किया गया, यह अध्ययन तारों की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस BBN है इसकी मान्यता को भी चुनौती देता है। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी परमाणु पर जबरदस्त ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरण के प्रभाव से या प्रहार से लिथियम जैसे हल्के कणों के उत्पादन जैसी प्रक्रियाओं के अलावा भी आकाशगंगा में तारों को भी लिथियम के स्रोत के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मतलब ये भी जो तारे हैं ये लिथियम के स्रोत होते हैं। इसके अलावा लिथियम जो है ये बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस से उत्पन्न 3 मौलिक तत्वों में से एक है। तो कौन से 3 मौलिक तत्व से उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो यह चीज़ याद रखिएगा कि बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस जो है इससे जो 3 मौलिक तत्व उत्पन्न होते हैं कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम है। इसके अलावा इनके मॉडल जो है वो मौलिक लिथियम की प्रचुरता की भविष्यवाणी करते हैं, जो नया निष्कर्ष बताया गया है। अब थोड़ा सा बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है या इसमें क्या होता है या इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले ये जो आपका बिग बैंग सिद्धांत है, इस बिग बैंग सिद्धांत के बारे में या बिग बैंग हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो बिग बैंग संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मांड का सारा जो पदार्थ था वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित था, मतलब एक पॉइंट के रूप में था। और उच्च दाब एवं तापमान के कारण आज से 15 बिलियन 15 बिलियन वर्ष पहले जो है पदार्थ में बड़ी जोर का धमाका हुआ और धमाके के साथ पदार्थ जो है वो फट गया। इसी धमाके को क्या कहा गया? महाविस्फोट कहा गया, बिग बैंग कहा गया। और महाविस्फोट के उपरांत क्या हुआ कि पदार्थ जो है सभी दिशाओं में ठीक वैसे ही फैलने लगा जैसे गुब्बारा फूलता है, और जैसे जैसे पदार्थ फैलता चला गया वह ठंडा भी होता चला गया, जिस कारण प्रारंभ में मूलभूत कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस जो है इसके पश्चात परमाणु से अणु और अणु से यौगिक और यौगिक से विभिन्न जो अयस्क और सेलों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे पदार्थ सभी दिशाओं में और फैलता गया वैसे वैसे सारे ग्रह, तार, ग्रही तंत्र और अन्य अंत में निहारिकाओं का उदय हुआ। इसके उपरांत भी ब्रह्मांड का जो पदार्थ है वो फैलता चला जा रहा है, अभी भी मतलब वर्तमान में यह विस्तारित ही हो रहा है, और जैसे यह दूर होता जा रहा है इसके फैलने का वेग बढ़ता चला जा रहा है। और महाविस्फोट संकल्पना के समर्थक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हमारा ब्रह्मांड सतत फैलने वाला ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड का पदार्थ लगातार फैल रहा है और हमेशा फैलता रहेगा। अंत में यह इतना फैल जाएगा कि शून्य में विलुप्त हो जाएगा, मतलब शून्य से उत्पन्न हुआ था फिर से जाकर के शून्य में विलुप्त हो जाएगा। तो यह जो आपका बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस सिद्धांत है, इसके अनुसार ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान में लगभग 25% जो है वो हीलियम है और 0.01% क्या है? ड्यूटेरियम है, तथा इससे भी कम मतलब 0.01% से भी कम क्या है? लिथियम होता है। अधिकांश ब्रह्मांड वेदता अर्थात कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं ये विश्वास करते हैं कि बिग बैंग के तुरंत पश्चात, जब बिग बैंग होता है तो उसके तुरंत पश्चात अर्थात 10 सेकंड से लेकर के 20 मिनट के अंतराल में परमाणुओं का क्या हुआ? संश्लेषण हुआ, मतलब परमाणु बन गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुए, उसके बाद परमाणु बनते हैं, फिर अणु बनते हैं। तो ये जो परमाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है 10 सेकंड से लेकर 20 मिनट के मध्य में ही ये बन जाते हैं। तो इस संश्लेषण को प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस का नाम दिया गया। अब थोड़ा सा लिथियम की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिथियम का निर्माण जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय लगभग 7 अरब साल पहले बिग बैंग के दौरान हुआ था। समय के साथ भौतिक ब्रह्मांड में लिथियम की मात्रा में 4 गुना वृद्धि हुई, जिसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, निकेल और अन्य तत्वों की तुलना में काफ़ी कम कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन तत्वों की मात्रा में इसी टाइम पीरियड में 1 मिलियन गुना वृद्धि हुई है, तथा तारों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्क्षेपण अर्थात प्रोजेक्शन और तारकीय विस्फोट ये भारी तत्वों की इस महत्वपूर्ण वृद्धि में प्राथमिक योगदान करता है। मतलब ये जो भारी तत्व वाले हैं आपके लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो इनके वृद्धि में ये प्राथमिक योगदान करता है। हालांकि लिथियम जो है को एक अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? इसमें भी वृद्धि हो रही है। आज के सर्वश्रेष्ठ मॉडलों के अनुसार तारों में जो है लिथियम उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाता है। अब हम लोग लिथियम के बारे में कुछ जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो लिथियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Li होता है, Li होता है, और इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तथा यह जो है आपका क्षार धातु तथा एल्काइल मेटल होता है। ये क्या होता है? एक एल्काइल मेटल है, मतलब जो एल्काइल ग्रुप है उसके अंतर्गत यह आता है। और लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। तो यह क्राइटेरिया याद रखिएगा। तथा रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु अर्थात एल्काइल मेटल समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत ही अभिक्रियाशील है। मतलब बहुत तेज़ी से क्या करता है? रिएक्शन करता है। यदि इसकी रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्द ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जो इसके शीघ्र ही आग पकड़ लेने में प्रकट होता है। मतलब इसको आप हवा में ऐसे खुले में रख देंगे तो इसमें आग पकड़ लेती है। ये इसी प्रकार की घटना जो है सोडियम के साथ भी होती है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। तो लिथियम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे क्या करते हैं? इसे तेल में डुबो करके रखा जाता है। तथा कम घनत्व के कारण लिथियम जो होता है बहुत हल्का होता है और धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे आप क्या करते हैं? मक्खन काटते हैं, उसी प्रकार से इसको आराम से आप काट सकते हैं। जबकि जो धातु होते हैं उनमें ये क्वालिटी
नहीं होती कि उसे आप आसानी से काट नहीं सकते हैं, तथा काटे जाने पर यह चमकीला होता है, परंतु शीघ्र ही यह क्या होता है, रिएक्शन करता है, जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, अन्य अगल बगल की सराउंडिंग में एलिमेंट होते हैं उनसे रिएक्शन करता है और भूरा और अंत में काला हो जाता है। यही कारण है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं बल्कि यौगिक के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील एलिमेंट होता है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा लिथियम त्रिकोण के बारे में। ये पूछा जाए कि लिथियम त्रिकोण कहाँ पर है, तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लिथियम त्रिकोण मतलब 3 ऐसे देश जो लिथियम प्रचुर हैं, मतलब जहाँ पे लिथियम समृद्ध देश हैं, जहाँ पे लिथियम का उत्पादन या लिथियम का भंडार ज़्यादा पाया जाता है। तो ये लिथियम त्रिकोण जो है आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसमें 3 देश कौन से हैं, चिली है, अर्जेंटीना है और बोल्विया देश है। तो ये तीनों त्रिकोण बनाते हैं, इसलिए इसे लिथियम त्रिकोण कहते हैं। जबकि भारत में लिथियम का उत्पादन और इसका क्या कहते हैं भंडारण जो है वो बहुत कम है, इसलिए भारत जो है लिथियम का क्या करता है, आयात करता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आपराधिक कानून सुधार के बारे में, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के बारे में। तो यह जो टॉपिक है आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत टॉपिक दिया गया है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानून में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। तो इसी के संदर्भ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों तथा अन्य लोगों के एक समूह ने इस समिति के लिए पत्र लिखा है, जिसमें समिति में विविधता की कमी पर सवाल उठाने के साथ साथ इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग की गई है। विविधता में कमी मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो सदस्य इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें इस समिति के बारे में। तो इस समिति के गठन की घोषणा जो है संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिसंबर 2019 में की गई थी। यह समिति मॉब लिंचिंग जैसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड IPC और आपराधिक प्रक्रिया संहिता या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CCP में आवश्यक संशोधन किए जाने पर विचार करेगी तथा समिति का गठन जो है ये 4 मई 2020 को गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इस समिति के अध्यक्ष हैं रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह हैं कौन, तो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति हैं और इन्हीं रणवीर सिंह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब जो चर्चा का कारण क्या है, मतलब जो इस पर चर्चा हो रही है या जो चिट्ठी लिखी गई है उसका रीज़न क्या है, तो समिति के सदस्यों में सामाजिक पहचान के साथ ही उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव दोनों के संदर्भ में विविधता का अभाव है। मतलब इसमें जो है कमेटी में सदस्यों के रूप में विभिन्न पृष्ठभूमि या अधिक अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के सुधारों के लिए गठित की गई अन्य पिछली समितियों के विपरीत इस समिति में कोई भी पूर्णकालिक सदस्य भी नहीं है। तो इन वजहों से क्या है, यह समिति चर्चा में रही है, जिसकी वजह से पूर्व नौकरशाहों और आदि के द्वारा मिल करके इस समिति के संदर्भ में चिट्ठी लिखी गई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किए जाने की आवश्यकता है, तो समिति में अधिक विशेषज्ञता तथा विविधता को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा आपराधिक न्यायिक क्षेत्र में महारत रखने वाले बाहरी विशेषज्ञों तथा अन्य सलाहकारों सहित उप समितियों का गठन किया जाए, जिससे समिति की वर्तमान संरचना में विविधता और अनुभव की कमी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा समिति में विशिष्ट महिलाएं, दलित, आदिवासी और विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक, LGBT, आपराधिक कानून में माहिर दिव्यांगजनों तथा भारत के विभिन्न हिस्सों से जमीनी कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे यह एक इसमें विविधता लाया जा सके तथा समिति को इसके गठन संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को सार्वजनिक करना चाहिए और इसे अपनी वेबसाइट पर विचारणीय विषयों या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी अपलोड करना चाहिए तथा इसके साथ ही समिति को स्पष्ट करना चाहिए कि वह गृह मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही समिति को आपराधिक न्याय प्रणाली में सार्थक और पारदर्शी तरीके से विविध हितधारकों से संलग्न होना चाहिए, मतलब उनके मुद्दों को भी सम्मिलित करना चाहिए। अब बात करते हैं आपराधिक कानून से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो भारत में प्रचलित आपराधिक कानून जो है कई स्रोतों से लिए गए हैं, इसके सोर्स कई सारे हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961 तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये सारे अधिनियम काफ़ी पुराने हैं, कुछ तो क्या हैं, ये जो है स्वतंत्रता से पूर्व के हैं।
तथा आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया जो है यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो यह फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, यदि कहीं पूछा जाए कि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया जो है यह अनुसूची में 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है, केंद्र सूची में है या समवर्ती सूची में, तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, अर्थात इस पर जो है राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तथा लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को, या सीधे सीधे इनको क्या कहते हैं, लॉर्ड मैकाले कहते हैं, तो इनको भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या था, लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले। अब सुधारों की आवश्यकता है क्यों, तो इसे पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो हम सोर्स लेते हैं कानूनों के संदर्भ में वो औपनिवेशिक युग के कानून हैं, तो उनकी क्या कह सकते हैं उपयोगिता जो है अब बहुत ज़्यादा रह नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल चुकी हैं। इसके अलावा प्रभावहीनता, तो कुछ कानून जो हैं उस समय प्रभावी थे परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है। और अनिर्णित मामलों की भारी संख्या, तो कुछ कानून जो हैं जो इस वर्तमान में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या मामलों को सलूशन नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा बृहद अभियोगाधीन अंडर ट्रायल मामले भी बहुत सारे हैं, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए, मतलब जो अनिर्णित मामलों की भारी संख्या है और जो बृहद अभियोगाधीन अंडर ट्रायल मामले हैं, इनकी संख्या को कम करने या इनके सलूशन के लिए जो है सुधारों की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो अभी कमेटी बैठाई गई है, इससे पहले भी कुछ कमेटियाँ बैठाई गई हैं, तो कौन कौन सी कमेटियाँ बैठाई गई थी। जैसे एक कमेटी थी माधव मेनन समिति, इसने 2007 में आपराधिक न्याय प्रणाली या शॉर्ट में CJSI में सुधारों पर विभिन्न सिफारिशों का सुझाव हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दूसरी कमेटी कौन सी है, मलिमत कमेटी की रिपोर्ट, तो इसने अपनी रिपोर्ट 2003 में आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, ये दोनों कमेटियां, माधव मेनन समिति और मलिमत कमेटी, ये दोनों ही आपराधिक कानून से संबंधित कमेटियां रही हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर संचरित संक्रमण क्या होता है, या व्हाट इज ए वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यह पूछा जा सकता है। तो एक ऊर्ध्वाधर संचरित संक्रमण जो है ये रोगजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंगी हैं, ये सब क्या हैं, ये सब पैथोजेंस हैं। तो रोगजनकों या पैथोजेंस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। इसमें होता क्या है, इसमें संक्रमण माँ से जो है बच्चे में संचारित होता है। तो ये क्या वर्टिकली आगे बढ़ रहा है ना, तो माँ से बच्चे में संचारित होता है, अर्थात यह गर्भावस्था या प्रसव के दौरान ही माँ से भ्रूण अथवा शिशु में संचारित हो जाता है। तो ऐसे संक्रमण को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर संचारित संक्रमण कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर संचारित संक्रमण किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है ट्यूटिंग सूचर जोन। तो ट्यूटिंग सूचर जोन, तो ये नाम याद रखिएगा। तो देख लेते हैं क्या है, तो आपका ये ट्यूटिंग सूचर जोन जो है ये पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है। ये जो जोन है यह पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है। तो याद रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी में कन्फ्यूज मत होइएगा, यह पूर्वी हिमालय का हिस्सा है जहाँ हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, मतलब इसी जोन पर आकर के ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और इंडो वर्मा रेंज से जुड़ जाता है। और यहीं पर याद आपने ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा होगा, तो यहीं पर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र भी आकर के मुड़ती है जब भारत में प्रवेश करती है। तथा एक हालिया अध्ययन के अनुसार ITSZ जो है ट्यूटिंग जो सचर जोन है, इसके कारण अरुणाचल प्रदेश में 2 अलग अलग गहराइयों पर मध्यम स्तर के भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे है ब्रिटेन के द्वारा महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की योजना के संदर्भ में। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन जो है अश्वेत, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक निर्जातीय अर्थात इथनिक समुदायों के योगदान को मान्यता देने के क्रम में महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।